Okay. Hello everyone, class 10th. How are you? I hope you all will be fine, guys. So from today we have to discussion the chapter number first, that is the revision time. Okay. So in this session with revision time, so from the chapter number first, let's discuss. And in this session we have only discussion the important topic which are very important and the basis of the examination. So without any wait, let's look. ओके सो ये 4 रिएक्शन आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये हमेशा पूछे जाते हैं आपसे. दैट इज़ द कम्बेशन, सेकेंड वन इज दैट द कॉम्बिनेशन, डिश कॉम्बिनेशन, ओके, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट. ओके, कम्बेशन, कॉम्बिनेशन and composition, displacement और double displacement, what actually these are reaction. Let's look one by one, इसको देखते हैं अपन लोग with definition and example. ओके, तो सबसे पहले हम बात कर देंगे किसकी, डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल की. दैट इज़ द नथिंग बट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दैट मीन्स इसकी हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. सो व्हाट वी कैन राइट इन द डेफिनेशन. सो in the combination reaction we can write 2 or more reactant combined to form a single product. मतलब जो combination reaction रहता है, combination reaction पे बच्चों 2 और 2 से अधिक रिएक्टेंट अपने आप में पार्टिसिपेशन लेते हैं और एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. वो सिंपल से आप ले सकते हो. इसके लिए आप सिंपल से लिख सकते हो, कार्बन जब रिएक्ट करता है O2 के साथ में तब क्या बनाता है, ये CO2 बनाता है. इसमें आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए. दैट इज़ अ वन काइंड ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दूसरा लिख सकते हो कि 2H है, वह रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और ये क्या बना लेता है, H2O बनाता है. ओके, तो इस तरीके के जो रिएक्शन होते हैं जिसमें मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस तरीके के रिएक्शन को अपन लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. ओके, इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे, इसको उस और किस बेसिस पर समझा जा सकता है. ओके, सो दैट इज़ द योर रिएक्शन. ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे आप क्या लिखोगे, मैंने तो पहले आपको बता दिया कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और फिर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा. अब इसमें देखिए, जैसे यहाँ पास दिया हो गया बच्चों मैग्नीशियम, दैट इज अ मैग्नीशियम, Mg. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस? दैट मीन्स जो मैग्नीशियम है वह सॉलिड फॉर्म पे है. ओके, यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, 2MgO. दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. ओके, दैट मीन्स दिस वन इज वन रिएक्टेंट और दिस इज द सेकेंड रिएक्टेंट विच आर मर्ज टुगेदर एंड कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट. तो सिंगल प्रोडक्ट इज नथिंग बट द मैग्नीशियम oxide. Okay, so these kinds of the reaction come under the combination reaction. Okay, I hope कि ये भी चीज़ें समझ में आई होंगी. नेक्स्ट बढ़ते हैं और बात करते हैं डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन की. ओके, सो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन पे क्या है, सेम वही चीज़ें हैं, बात ये थोड़ा सा ही अलग है. इसमें क्या है, आपको चीज़ें बना बुनाया मिला रहेगा, उसको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. इसको आप सिंपल लैंग्वेज पे ये समझ सकते हो कि किसी की शादीशुदा ज़िंदगी चल रही है और उसमें से उनके बीच में किसी तरीके का डिवोर्स हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, दोनों अपनी ज़िंदगी अलग अलग तरीके से सर्वाइवल करने लगते हैं. यही रिएक्शन आपको देखने को मिलता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे. क्या लिखा है, अ सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज्ड और ब्रेक डाउन अ सिंपलर सब्सटेंट. दैट मीन्स एक आपके पास बड़ा सा कंपाउंड होगा. ओके, कंपाउंड जो है किसी कारण बस वह ब्रेक डाउन करेगा और छोटे छोटे स्मॉलर सब्सटेंस में टूट जाएगा. कैसे, यहाँ देखिए, आप ये देखिए, दैट इज द फेरस सल्फेट. Ferrous sulfate, it is always found in the form of the solid form. Okay, when it's react in the presence of heat, it's converted into the Fe2O and the sulfur dioxide. Okay, along with the sulfur dioxide and as well as sulfur trioxide. Okay, so एक सिंगल प्रोडक्ट 3 अलग अलग हिस्सों में बदल गया. दैट इज द फेरस और ट्राइऑक्साइड, दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके, सो यहाँ देखिए फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड और सल्फेट, दैट्स फेरिक ऑक्साइड, ग्रीन और ब्राउन और डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड ऑफ सल्फर में ये बदल जाता है. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे भी आप लोगों को दिक्कत नहीं गई होगी और इसको अपन लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं पढ़ने वाले क्योंकि ये आपने ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ लिया है. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नाउ अब बात करते हैं अपन लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देना है और किस तरीके से हमें
इसको समझना है, इसका डेफिनेशन किस तरीके से हमें बनाना है, इसी चीज़ को आप सबसे पहले देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट मीनिंग तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति पर्टिकुलर जगह पर बैठा हुआ है, यदि हम उसको उठा करके किसी तीसरी जगह शिफ्ट कर दें तो इस तरीके के रिएक्शन को अपन लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे मैं बता दे रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द ए बी react with the C and the C can replace the position of B and B is separated, that means AC plus B. So here ये जो C रिएक्टेंट है वह B की जगह को ले लिया, घेर लिया, रिप्लेस कर दिया B को और B को अलग कर देता है और इसके जगह पर खुद आकर के बैठ जाता है। तो इस केसेस पर हम इस तरीके के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट दैट इज अ मेटल डिस्प्लेस metal from the aqueous salt or salt ferrous sulfide, that is the zinc sulfate, that is aqueous form, okay, and this reaction is come under the displacement reaction. How? यहाँ देखिए इसको रिएक्शन को जो यहाँ ऑलरेडी दी गई है इसको मैं मिटा देता हूँ, जो आपको हिंट वर्ड दिया था। अब यहाँ देखना अच्छे से आप लोग, यहाँ दिया हुआ है दैट इज अ फेरस, दैट इज द आयरन दैट इज ऑलवेज फॉर्म इन द सॉलिड, ओके, व्हेन रिएक्ट विद द सल्फर सॉरी जिंक सल्फेट, यदि फेरस जो है जिंक सल्फेट के साथ में रिएक्शन करता है तो जो सल्फेट है बच्चा ये आकर के जिंक आयरन के साथ में बैठ जाएगा और जिंक को यहाँ से सेपरेट होना पड़ेगा, ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो आयरन है दैट मीन्स फेरस है वह सल्फेट के साथ में एक नया कंपाउंड बना लिया और कंपाउंड बनने के साथ जो है जिंक यहाँ से अलग हो जाता है, ओके। तो इस तरीके के रिएक्शन को अपन लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ओके। हिंट वर्ड भी आपको समझ में आई होगी। बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट में किस किस तरीके से चीज़ें हमें ध्यान रखना है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, प्लीज़ देखिए। दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे क्या होता है इसको पहले समझ लो, इसके बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगे। सिंपल सा हिंट वर्ड लीजिए, इसका हिंट रिएक्शन लीजिए। हिंट रिएक्शन पे क्या होगा? ए बी जो है यदि बी सी के साथ में सॉरी ए बी जो है सी डी के साथ में यदि रिएक्ट करता है तो क्या होंगे? जो C है वह B के प्लेस ले लेगा और B जो है C का प्लेस ले लेगा, तो ये हो जाएगा AC प्लस BD। और इस तरीके के मतलब दो अलग अलग एलिमेंट, दो नए एलिमेंट को यदि रिप्लेस करते हैं तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और ये सिंपल हिंट जो रिएक्शन है इसके थ्रू पर आप आसानी से किसी भी तरीके के रिएक्शन को जो आप नॉर्मली डेली लाइफ में करते हो या फिर किताबों में पढ़ते हो उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ आप आसानी से उसको जोड़ पाएंगे, ओके। तो इसमें रिएक्शन ऑलरेडी दिया गया है, उसको समझते हैं। ये तो हिंट वाला रिएक्शन था। कैसे दिया हुआ है अच्छे से देखिए, कैसे दिया हुआ है, दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे अपन लोग किसका रिएक्शन करते हैं, पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड, दो आयनिक कंपाउंड की जो एक्वस सॉल्यूशन है, देयर आयंस इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द बेरिलियम डाइक्लोराइड दैट इज द एक्वस इन अ फॉर्म and the sodium sulfate that is a aqueous in a form as well as that is a PbNO3 whole twice, okay, that means lead वाला, and 2Ki पोटेशियम आयोडाइड। इनके साथ में यदि रिएक्शन होता है तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, यहाँ देखिए ये वाला रिएक्शन पे देखना है आप लोग। इस वाले रिएक्शन की हम बात करते हैं। जो I है बेटा जी वह यहाँ आकर के NO3 को यहाँ से रिमूव करेगा और इसके जगह पर खुद शिफ्ट हो जाएगा। तो जब खुद शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या बना लेगा, PB का PB, और यहाँ I2 थे तो ये भी I2 लग गया। एक रिएक्शन तो ये हुआ। अब दूसरा, पोटेशियम यहाँ पास बचा हुआ है, पोटेशियम के साथ में यदि नाइट्रोजन ये NO3 आकर के ऐड हो जाता है तब ये जो है दो अलग अलग तरीके से चेंजेस होंगे। तो देखिए पोटेशियम यहाँ बचा हुआ है और NO3 यहाँ आकर के जुड़ गया है, ओके। तो इस तरीके के जो रिएक्शन होते हैं जहाँ दो अलग अलग एलिमेंट जो है दो अलग न्यू अदर एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं और फिर एक नए तरीके के कंपाउंड बनाते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे बेटा, हम नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, हमने बहुत सुना है इसके बारे में, है ना। चलिए बहुत आसान से लैंग्वेज में इसको समझने वाले हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज़ होती है, ओके। सो ऑक्सीडेशन पे देखिए, ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट आई एम से,
ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। ओके, हाउ? देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने क्या बोला? इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये बस हमें यहाँ तक चीज़ें याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन के रिएक्शन पे हम अभी पढ़ क्या रहे हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ रहे हैं, हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो जो ऑक्सीडेशन के केस में है, तो ऑक्सीडेशन के केस में पर्टिकुलर रिएक्टेंट पे, पर्टिकुलर एलिमेंट पे ऑक्सीजन आकर के ऐड हो जाता है और नए तरीके के कंपाउंड बना लेते हैं, तो हम ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे? बाकी की चीज़ें हमें नहीं देखें, दैट इज द, ये सिंपल से एग्जांपल दिया हुआ है कि 2Mg है, दैट मीन्स जो मैग्नीशियम है वह सॉलिड फॉर्म पे है। यदि यह ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ में ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज आई एम ऑलरेडी टोल्ड दैट कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, इसी वजह से हमने इसमें ऑक्सीजन को जोड़ दिया और ये क्या बना लेता है बच्चों जी? ये बना लेता है 2MgO, दैट इज अ नथिंग बट द मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा यदि हम रिएक्शन देखें तो दूसरे रिएक्शन पे हम क्या देखेंगे कि जो सिंपल कॉपर है, यदि इसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया जाए तो ये क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। दैट मीन्स एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन आकर के यदि ऐड हो जाते हैं, तब ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बात करते हैं रिडक्शन की, इसको हम मिटा देते हैं। बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन का क्या मतलब है? अभी मैंने आपको चीज़ें बताई। रिडक्शन इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम और मॉलिक्यूल्स, मतलब ऑक्सीजन एटम या मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से, पर्टिकुलर चीज़ों से, तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। हाउ? देखिए, इन रिडक्शन रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स जो रिडक्शन है उसमें हाइड्रोजन ऐड होते हैं, जबकि कौन सी चीज़ रिमूव होता है? हाइड्रोजन इज एडिंग और रिप्लेसिंग बाय इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ओके, तो हम इसको नॉर्मली ऐसा समझते हैं कि यदि हाइड्रोजन के बेसिस पर बोल रहा है, ये भी बात सही है। हमें क्या किस बेसिस पर याद रखना है कि जो रिडक्शन है उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, बाहर निकलते हैं। हाउ? ये रिएक्शन आप देख सकते हैं आसानी से, दैट इज अ सल्फर, sorry not a sulfur, that is a copper oxide which are always found in the form of solid when it's react with the H2, that means हाइड्रोजन ऐड होंगी। जब H2 ऐड होता है तो आपको क्या बताया मैंने कि ऑक्सीजन जो है यहाँ से मूव हो जाती है, तो जो ये वाला ऑक्सीजन है आकर के H2O के साथ में जुड़ जाएगा और यहाँ सिर्फ कॉपर बस बचेंगे। इस वजह से देखिए इसमें प्रोडक्ट में सिर्फ कॉपर बचा हुआ है और यहाँ हाइड्रोजन के साथ में जो ऑक्सीजन यहाँ से निकला हुआ था वह H2O बना लिया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। तो आप रिडक्शन रिएक्शन पे ऐसे लिखोगे कि जो हाइड्रोजन है वह ऐड होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बना लेता है। ओके, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला उसके साथ में मिक्स होकर के वहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिया। ओके, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। आगे बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? सो रेडॉक्स रिएक्शन इज नथिंग बट द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, सो रिडॉक्स रिएक्शन पे अपन लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोनों को साथ साथ समझते हैं, साथ साथ देखते हैं, और ये दोनों रिएक्शन यदि साथ साथ होते हैं तो हम उनको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कैसे? देखिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नॉन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब दोनों रिएक्शन यदि एक साथ हों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं बेटा जी। इसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं जाना चाहिए। और रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए जो हमने पहले दो ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के जो प्रोसेस हमने देखी हैं, उस दोनों प्रोसेस को हम यहाँ एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं। कैसे? हमने फर्स्ट वाले में देखा कि जो Mg है वह रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ में, तब ये क्या बना लेता है आपका? ये बना लेता है MgO, मतलब एडिशन ऑफ क्या हुआ? ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि रिडक्शन पे कि जो कॉपर ऑक्साइड है वह हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है और ये क्या बना लेता है? कॉपर अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और इसके बाद में जो H2 है दैट मीन्स हाइड्रोजन है वह ऑक्सीजन के साथ बन के किसमें? वाटर में बदल जाते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन जब साथ साथ चलते हैं और इन दोनों रिएक्शन को, एक में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे में आपका रिडक्शन हो रहा है।
रिडक्शन हो रहा है, और इन दोनों को कंबाइन तौर पर हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यदि आपका एग्जामिनेशन कॉपी, आपका क्वेश्चन पेपर यदि इस तरीके से बात पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, सो यू कैन राइट ओके द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन सेम टाइम, और यू कैन आल्सो राइट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर इन्वॉल्विंग इन दिस रिएक्शन इज नॉन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। और इस तरीके के आप जो है उसमें केमिकल रिएक्शन को शो करके रिडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से समझा सकते हो। और हमने वही लिखा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नॉन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए, ये बात भी हमें समझ में आई। इस चैप्टर पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से आप क्या समझते हो? ओके, एक्चुअली हमारे पास सिर्फ अभी एक ही चीज़ दी गई है, दैट इज़ द एक्सोथर्मिक, और इसका एक और दूसरा टर्म होता है जिसके बारे में यहाँ नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं दैट इज़ अ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये दोनों जो रिएक्शन जो है एक साथ चलने वाले रिएक्शन होते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है, एक एक करके हम इन दोनों को समझते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे जो एनर्जी है वह रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे एनर्जी रिलीज होती है, या बेस्ट हिंट पॉइंट है, इसको आप दिमाग में रखना। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन पे जो हीट है वह ऑब्जर्व किया जाता है ताकि रिएक्शन को कंप्लीट किया जा सके। व्हाट आई एम से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन पे हीट ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखिए, पहले हम देखते हैं एक्सोथर्मिक का क्या लिखा हुआ है। सच अ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट की यूज होता हो, इन्वॉल्व होती हो। ओके, दैट इज अ कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, तब क्या बना लेता है बेटा जी, CO2 बना लेता है, दैट इज अ हीट जनरेशन। एंडोथर्मिक का क्या है, एंडोथर्मिक में जो हीट है वह ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो इसका आप एंडोथर्मिक करेक्शन आप आसानी से इस तरीके से लिख सकते हो, एंडोथर्मिक करेक्शन आप लिख सकते हो, दैट इज अ कॉपर, नॉट कॉपर, कैल्शियम, क्या कहते हैं उसका, कैल्शियम। ओके, चलो एंडोथर्मिक रिएक्शन का आप सिंपल से एग्जांपल लिखिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन पे हीट ऑब्जर्व होते हैं। ओके, सो हीट ऑब्जर्व होते हैं, तो हीट ऑब्जर्वेशन का क्या है, हीट ऑब्जर्व होते हैं। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है हीट के प्रेजेंस में, दैट मीन्स ऑब्जर्व होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किसमें, CO2 गैस में बदल जाता है। यही चीज़ मैं याद कर रहा था, थोड़ी दिमाग से चीज़ें हट रही थी। ओके, तो ये बात आपको दिमाग में रहेगी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन पे हीट को ऑब्जर्व किया जाता है तभी रिएक्शन स्टार्ट होती है। दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट इज नथिंग बट द लाइमस्टोन। जब इसमें हीट मिलता है तो ये अपने आप को कैल्शियम ऑक्साइड में बदल देता है और CO2 में बदल देता है। क्या केमिकल बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए बेटा। यहाँ कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ भी कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो 2 ऑक्सीजन तो आपका यहाँ चले गए और 1 कार्बन चला गया, और जो 1 ऑक्सीजन बच रहा था वो कैल्शियम ऑक्साइड का नेम ले लेता है। ओके, इस तरीके से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी साथ साथ चलते हैं, और इन दोनों को आप आसान तरीके से एग्जामिनेशन पे लिख सकते हो, समझ सकते हो। आपको चीज़ें याद नहीं करनी है, आपको चीज़ें बननी चाहिए, ये बेस्ट है आपके लिए। ओके, इस चैप्टर को हम एक ही स्लॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, और अपन लोग 14 डेज 14 चैप्टर 14 वीडियो इस कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। 14 डेज लगेंगे, 14 डेज में अपन लोग हर एक चैप्टर का एक एक दिन में पूरा रिवीजन कर लेंगे, और 14 चैप्टर जो है पूरा 14 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। और आप ये 14 वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख के जाइए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, तब मेरी होप है कि आपको चीज़ें बाकी के मुकाबले बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, सो आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी समझ लिया। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में क्या बताई गई है, नेक्स्ट रिएक्शन है क्या, उसके बारे में अपन लोग देखते हैं। इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका चैप्टर नंबर 1 का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अपन लोग यहाँ टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी यदि शामिल कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कभी भी एसिड और बेस
दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इसी रिएक्शन को अपन लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, अपने आपस में रिएक्ट होते हैं, तो HCl जो है NaOH के साथ में रिएक्ट करता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स और NaCl को फॉर्म करता है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग? दैट इज HCl इज नथिंग बट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, okay, or strong acid, and the NaOH, that is nothing but the sodium hydroxide, that is a strong base. So when a strong acid and a strong base react together and form salt and water. Okay, how we can call salt? That is a sodium chloride is nothing but the salt. Okay, and that is the H2O molecules is a water. That means जब कभी भी जो एसिड है और बेस है आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये हमेशा सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। यही रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और आप जो है न्यूट्रलाइजेशन के डेफिनेशन आप वो 2-3 लाइन लिखेंगे और उसके बाद में आप ये वाले रिएक्शन को उसमें समझा देते हैं और बाकी चीज़ें आपको यहाँ से आ जाती हैं। चलिए, हमने रिएक्शन की बात कंप्लीट कर ली, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है चैप्टर नंबर फर्स्ट के केसेस पर, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हम बात करेंगे किसकी? कोरिजन की। यस, दैट इज़ अ कोरिजन। ओके, कोरिजन होता क्या है? इस तरीके के वर्ड को आपने अक्सर सुना होगा, कोरिजन। ओके, बट थोड़ी बात को लेकर कभी कंफ्यूजन हुई होगी। कोरिजन क्या है? व्हेनेवर मेटल come in the contact of the air or moisture. I would also says that whenever the metal come in the contact of moisture as well as oxygen, the color of the metals is converted into the new color one, such as how जब कभी भी कोई मेटल जो है मॉइस्चर दैट मीन्स नमी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो अपने कलर को बदल देते हैं। द कलर चेंज टेक प्लेस इन इट। सच एस मैं बात करूं आयरन मेटल की, तो आयरन मेटल जैसे उसको किसी तरीके की जंग या कोरिजन होता है तो अपने आप कलर को बदल करके ब्राउन कर लेता है। सिल्वर मेटल में किसी तरीके से कोरिजन होता है तो अपने कलर को बदल के ब्लैक कर लेता है। और यदि कॉपर जैसे मेटल पे कोरिजन होता है तो ऐसे केसेस पर उनके जो कलर है उनका कलर ग्रीन हो जाता है। चलिए देखते हैं। सच अ प्रोसेस ऑफ स्लोवली रिएक्टिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू द अटैकिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, और कुछ चीज़ें दी गई हैं शायद वहाँ से गायब है, तो हम लिखेंगे एक ऐसा प्रोसेस जो कि स्लोवली रिएक्ट होने वाली प्रोसेस है जिसमें जो मेटल है ड्यू टू द अटैक, किसके ड्यू टू द अटैक? मॉइस्चर एज वेल एज ऑक्सीजन के अटैक की वजह से अपने कलर को टर्न कर लेता है, बदल लेता है। कैसे? ओके, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द रस्ट और केमिकल फार्मूला ऑफ द रस्ट, सो यू कैन सी इन हियर। ओके, सो हाउ यू कैन राइट विद द 3 डिफरेंट टर्म्स, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बातें कही कि जो आयरन पार्टिकल है, आयरन पार्टिकल यदि मॉइस्चर के साथ में दैट इज़ मॉइस्चर के साथ में प्लस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो अपने कलर को ब्राउन कर लेता है, ये आप लिखेंगे, ब्राउन कर लेता है। बात करते हैं सिल्वर, दैट इज़ नथिंग बट द Ag, यदि रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ में, ओके, प्लस ऑक्सीजन के साथ में तो अपने कलर को कैसा कर लेता है बेटा जी? ब्लैक बना लेता है। ओके, लास्ट हम बात करते हैं दैट इज़ कॉपर की। सो कॉपर यदि मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करे और प्लस ऑक्सीजन मिल जाए उसको तो अपने कलर को बदल के यह कौन सा कर लेता है? कॉपर जो है अपने कलर को बदल कर ग्रीन कर लेता है। और ये 3 चीज़ें आपको कोरिजन जब आप कभी भी आप पढ़ते हो तो ये 3 चीज़ें कॉमनली तौर पर आना चाहिए आपसे, तभी आप कोरिजन को अच्छे से और समझा सकते हो। इसलिए क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और पूछ लिया जाता है, ताकि आप जो हमेशा सतर्क रहें। हमने बात कर ली कोरिजन होता क्या है, और अब हमें बात करना है कि इसको रोकना कैसे है। यदि जंग लग गई, हो सकता है मेटल लग जाएगी, लेकिन इसको रोकना कैसे है? हाउ वी प्रिवेंट देम? Okay, so now discuss what is the preventive step to control the what beta? कोरिजन। कोरिजन को कैसे हम कंट्रोल करेंगे उसके बारे में अपन लोग देखते हैं। कोरिजन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसमें शामिल है आपका पेंट कर दीजिए कोई पर्टिकुलर जो मेटल है, यदि किस तरीके के उसमें जंग लग रहे हैं, कोरिजन हो रहा है तो उसको पेंट कर दीजिए आप लोग। ओके, पेंट करने के बाद दूसरा आपका आता है गैल्वेनेशन।
गैल्वेनेशन कर सकते हो। गैल्वेनेशन में आप जो है एक मेटल का वह मेटल के ऊपर जिसमें जंग लग रहा है, कोरेजन हो रहा है, उसके ऊपर कोई नए कलर की या नए मेटल की पट्टी चढ़ा सकते हो, लेयर चढ़ा सकते हो। ऑयलिंग कर सकते हो। ज़्यादातर चीज़ों को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, जंग से बचाने के लिए ऑयलिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट आप ग्रेशिंग कर सकते हो ताकि वह अच्छे से चले, ज़्यादा कबाड़ ना हो, और कबाड़ होने के साथ साथ उसमें किस तरीके से जंग का इफेक्ट भी ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट क्या है, कोरेजन ऑफ द एल्यूमिनियम हैज़ द एडवांटेज, जबकि जो कोरेजन है वह यदि एल्यूमिनियम हो तो उसका एडवांटेज है। कैसे? सिंस एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड फ्रॉम एज अ रिजल्ट ऑफ कोरेजन एक्ट ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर, इसलिए क्योंकि यहाँ बोला गया है कि ये कुछ प्रिवेंटिव स्टेप है जिसकी मदद से आप जो है कोरेजन को रोक सकते हैं, जिसमें शामिल था पेंटिंग, गैल्वेनेशन, ऑयलिंग, ग्रीशिंग, और इसमें एक और चीज़ शामिल कर सकते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो कि क्लास 8 में एक चैप्टर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के बारे में बताया गया, उसको आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। ओके, तो ये सारे चीज़ों को आप यदि शामिल करते हो तो कोरेजन से अपने आप जो आयरन पार्टिकल है या फिर सिल्वर पार्टिकल है, कॉपर पार्टिकल है, उनको आप कोरेजन होने से बचा सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, दैट इज नथिंग बट द रेंसिडिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंसिडिटी? ओके, सो ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट ऑयल, ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट ऑयल is in a food that resulting into a bad smell and the taste. Okay, so you know what is the meaning of this line? शायद थोड़ा सा कम समझ में आया होगा कि जो ऑयलिंग फूड होते हैं, मतलब ऐसा फूड जिसमें ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ओके, ऐसे फूड, और ऐसे फूड जिसमें फैट ज़्यादा होता है, यदि इसमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हुई तो इसमें से स्मेल आने लगते हैं, बैड स्मेल आने लगता है, इनके रिजल्ट में बैड स्मेल आने लगता है, और उनका टेस्ट भी पूरे तरीके से बदल जाता है, जो हमें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, और हमें इनडाइजेशन जैसे समस्याएं होने लगती हैं यदि हम ज़बरदस्ती करके इनको खाते हैं या फिर लेते हैं तब। हाउ टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। हमें क्या करना चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर देनी चाहिए अपने फूड मटेरियल पे। हाउ? एंटीऑक्सीडेंट में बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है बच्चों नाइट्रोजन का। हाउ? क्यों नाइट्रोजन का बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है एक तरीके का गैस है, और यह जो है फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ किया जाता है। किसके फॉर्म? फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ किया जाता है। ओके, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। किसको? नाइट्रोजन को। तो इसी वजह से जितने भी बंद पैकेट वाले जो मिठाइयाँ आती हैं, कुरकुरे आते हैं, नूडल्स आते हैं, तो उनके सब में आपने देखा होगा हवा भरी रहती है, गैस भरी रहती है। तो वो गैस कोई नॉर्मली गैस नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस है। वो इसलिए भरे जाते हैं ताकि जो फूड मटेरियल है उसको लंबे टाइम तक बिना सड़े बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। और नाइट्रोजन गैस के क्या मतलब क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करता है, इस वजह से। तो आपको मेरे ख्याल से रेंसिडिटी भी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यस, यहाँ सारी चीज़ें आपको यदि समझ में आ गई होंगी तो मेरे ख्याल से ये आपका जो चैप्टर है वह पूरी तरीके से यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, यहाँ एक चीज़ और आपका बच जाता है, दैट इज़ द केमिकल बैलेंसिंग। सो केमिकल बैलेंसिंग के बारे में मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ, और केमिकल बैलेंसिंग के बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या फिर क्लासेस ज्वाइन की होंगी मेरी। ओके, तो केमिकल बैलेंसिंग ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाते हो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके केमिकल बैलेंसिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ओके, यहाँ देख लीजिए, केमिकल बैलेंसिंग का छोटा सा हिस्सा है, ज़्यादा नहीं। इसमें से यदि आपको समझ में आ गया तो समझ में आ जाएंगे केमिकल बैलेंसिंग। ओके, केमिकल बैलेंसिंग को इसका मतलब होता है कि कितने नंबर में रिएक्टेंट हैं और कितने नंबर में प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओके, इसी को हम लोग केमिकल बैलेंसिंग बोलते हैं। कैसे? देखिए, अपन लोग सिंपल इसका ले देंगे, दैट इज़ अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पे क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, वाटर का यूज़ होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज़ होती है। ओके, इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या बन जाता है? C6H12O6 बनता है, और उसके बाद 6O2 बनता है। बताइए, यदि आपके सामने इस तरीके के प्रोडक्ट दिए गए हैं, दैट इज़ C6H12O6 इज नथिंग बट द ग्लूकोज, और 6O2 इज नथिंग बट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सो आपको लग रहा है क्या कि इसके जो रिएक्टेंट हैं इनका बैलेंसिंग बिल्कुल बढ़िया है, कि आपके प्रोडक्ट और इसके साथ में इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल बराबर हैं?
तो आप देखेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 हैं और यहाँ 1 ही है। तो क्या करें अपन लोग, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ 6 हैं, 6 लिख दिया। इधर कितने हैं 1 है, इसके आगे 6 लगा दो तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन भी 6 हो गया। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 12 है, तो हाइड्रोजन को यहाँ 12 लिख दीजिए। इधर कितने हैं हाइड्रोजन ओनली 2 है, तो इसके आगे यदि हम 6 लगा देते हैं तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ भी कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। और कौन सी चीज़ बैलेंस करनी है, वो लास्ट वाली चीज़ है ऑक्सीजन। यहाँ कितना है काउंटिंग करो, 6 और 6 2 12, दैट मीन्स 18 ऑक्सीजन यहाँ है आपके। और इधर कितनी ऑक्सीजन है देखिए 6 ऑक्सीजन यहाँ और 6 2 12 ऑक्सीजन यहाँ, तो मतलब यहाँ भी जो ऑक्सीजन का नंबर है वह कितना हो गया 18 हो गया। और यदि आप इस तरीके से केमिकल को बैलेंस करते हो, आप यकीन मानिए आपसे कोई भी केमिकल बैलेंसिंग के इक्वेशन जो है नहीं छूट सकते। और ये केमिकल बैलेंसिंग जो है 4 या 5 नंबर पे आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पे जरूर से जरूर पूछे जाते हैं बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट वाला यदि हम वीडियो में बात करेंगे तो हम सीधे से बात करेंगे किसकी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। आपने ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी हैं और अभी आप फिर से इसमें दिए हुआ कीवर्ड की पॉइंट ओके कि क्या करना है करके। और यदि आपको ये वाला PDF चाहिए तो आप जो है गूगल में जाइए और गूगल में PK25NG सर्च करिए। फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आती है उसी में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको होम पेज दिखाई देगा, होम पेज में क्लास 10th लिखा होगा, उसमें क्लिक करके चैप्टर नंबर 1 की जो पूरी PDF है, दैट मीन्स जो आपका ये वाला PDF है, उसको आप लोग ईजिली से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और किस तरीके से यदि कोई क्वारी हो तो आप जरूर इंस्टा पे मैसेज करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द विद द सेकेंड चैप्टर। ओके, सेकेंड चैप्टर के साथ। और 14 डेज में अपन लोग 14 चैप्टर कवर कर लेंगे। ये रिवीजन टाइम है, इस वजह से ज़्यादा डिस्कशन अपन लोग इसमें नहीं करेंगे। और आप कोशिश करिए कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो उससे पहले ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच गाइस।